जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार जेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था हार्ट के बारे में। हार्ट क्या है, उसका काम क्या है, क्या आकार है, कितना भार है और रक्त की नलिकाएं, धमनियां, शिराएं, अंतर क्या हैं। सबसे पहले संसार में हार्ट ट्रांसप्लांट कब हुआ, किसने किया, भारत में कब हुआ, किसने किया, हार्ट के चैम्बर कितने होते हैं, मछली में कितने होते हैं, मेंढक में कितने होते हैं, मैमल्स में कितने होते हैं आदि के बारे में चर्चा की थी। और अब हम लोग चलेंगे सीधे ब्लड अर्थात रक्त की तरफ। देखो दोस्तों, रक्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में कितना ब्लड पाया जाता है, बॉडी वेट का कितना परसेंट पाया जाता है, ब्लड का कार्य क्या होता है, और साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि हमारी बॉडी में ब्लड किस जगह पे बनता है और नष्ट कहाँ होता है, ब्लड में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड होता क्या है। देखो बच्चों, एक कॉमन सी लाइन होती है, हम लोग सभी सुन के बैठे हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी समझा है इसका लाइन का अर्थ क्या है? आज हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है रक्त यानी कि ब्लड। रक्त की बात करते हैं, रक्त है क्या? दोस्तों, ब्लड क्या है जो कि हम लोग सभी नोटबुक में, किताबों में, बुक्स में बहुत जगह देखते हैं कि तरल संयोजी ऊतक है। इसका मतलब समझिए। इंग्लिश की बात करता हूं तो तरल होता है आपका फ्लूइड, संयोजी होता है आपका कनेक्टिव ऊतक, टिश्यू, अर्थात फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी इसको बोलते हैं। दोस्तों, तरल अपनी हिंदी भाषा का शब्द है, हम लोग इससे परिचित हैं। पानी क्या है? पानी भी एक प्रकार से तरल ही है। मैं बात करता हूं संयोजी की, तो संयोजी किसे कहते हैं भाई? जो जोड़ के रखता है, जो जोड़ के रखता है, कनेक्ट करके रखता है, उसे बोलते हैं संयोजी। मैं बोलता हूं ऊतक। ऊतक क्या है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में, पहली वीडियो में चर्चा की थी कि ऊतक क्या है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। प्यारे बच्चों, एक रोड है जो जयपुर को जोड़ता है मान लो दिल्ली से, तो उस रोड को कहेंगे कि ये जयपुर दिल्ली के बीच में है, अर्थात जयपुर दिल्ली को जोड़ के रखता है, तो वो क्या है? आपका रोड हो जाएगा, कनेक्टिव अर्थात संयोजी रोड कहलाएगा। सेम टू सेम दोस्तों, ब्लड जो है हमारी बॉडी के अंगों को किस प्रकार जोड़ता है, आओ समझते हैं। देखो, हमारी बॉडी के सभी अंग, चाहे हमारे लंग्स हो, चाहे हमारा हार्ट हो, किडनी हो, लिवर, कोई भी अंग हो, हर एक अंग में यानी कि हमारी हाथ में, पैर में, एडी से लेकर चोटी तक ब्लड पाया जाता है। और वो ब्लड घूमता ही रहता है। ऐसा नहीं कि कहीं ब्लड रुका हो, रुकता नहीं है, चलता ही रहता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ब्लड हमारी बॉडी के संपूर्ण अंगों के अंदर जाता है, अर्थात कोशिकाओं के अंदर जाता है, अर्थात इसे ही कहते हैं कि जोड़ के रखता है। तो दोस्तों, ध्यान रखोगे कि हमारा जो ब्लड होता है वो तरल होता है, कुछ पानी जैसा होता है, मतलब पतला होता है तो तरल है, जोड़ के रखता है तो संयोजी है। ऊतक क्यों? उसमें आरबीसी भी हैं, उसमें डब्ल्यूबीसी भी होती हैं और ब्लड प्लेटलेट्स भी होती हैं। ये सभी कोशिकाएं हैं और इसलिए कहते हैं कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, तो ब्लड हमारा ऊतक होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि ब्लड क्या है? ऑप्शन ए ऊतक, ऑप्शन बी कोशिका, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको टिक करना है ऊतक। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि हमारे रक्त के कार्य क्या होते हैं, वर्क, फंक्शन ऑफ ब्लड। अगर मैं कार्य की बात करता हूं तो इसके कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कार्य देख लीजिए, नंबर 1। देखो दोस्तों, हम लोग खाना क्यों खाते हैं, क्या आप जानते हो? वास्तव में हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं भूख मिटाने के लिए, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो खाना खाते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। हम जब छोटे होते हैं तो भूख लगती है, खाना खाते हैं। लेकिन वास्तव में जब साइंस ने इसके बारे में रिसर्च किया, साइंटिस्टों ने, फिर हमें बताया कि खाना खाते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ऊर्जा प्राप्त होती कहां से? मानो हमने रोटी खाई, रोटी खाई तो रोटी किसकी बनी? गेहूं की बनी है, और गेहूं में पाया जाता है ग्लूकोज। तो दोस्तों, रोटी के माध्यम से ग्लूकोज हमारी पेट के अंदर पहुंच जाता है और उसका पाचन होता है। जब रोटी का पाचन होता है तो ग्लूकोज प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज के दहन से, अर्थात ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऑक्सीकरण तभी होगा जब O2 गैस की आवश्यकता होगी। एक बार देख लीजिए, एक इंसान ये है, ये खाना खा रहा है तो ग्लूकोज कहाँ है? अब इसके पेट में है, ये ग्लूकोज है। तो दोस्तों, जब इसकी जब आंतों में ग्लूकोज पड़ी है, पचने के बाद में, खाना पचने के बाद में ग्लूकोज जब आंत में पड़ी है और ये इस ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने वाला है,
तुम्हारी बॉडी की कोशिकाएं कहती हैं कि हे प्रभु हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है, कुछ करो। तो दोस्तों कोशिकाओं से इसने पूछा कि ऊर्जा प्राप्त तुझे कैसे होगी, तो सेल बोली कि जब इस ग्लूकोज को तुम मुझे पहुंचा दोगे मैं ऊर्जा प्राप्त कर लूंगी। दोस्तों तो ग्लूकोज को पहुंचाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाएं होती हैं। तो दोस्तों हमारा ब्लड बोला कि आप चिंता मत करो सर, मैं एक ऐसा इंसान हूं कि कोशिकाओं तक जाता हूं, उनको ग्लूकोज को दे के आऊंगा। तो प्यारे बच्चों हमारा ब्लड यहां से ग्लूकोज को उठाएगा और बॉडी की संपूर्ण कोशिकाओं तक पहुंचा के आएगा। कौन सी कोशिकाएं? एडी से लेके चोटी तक, ऊपर से लेके नीचे तक, हर सेल के पास जाएगा और वो ब्लड पहुंचा के ग्लूकोज पहुंचा के आएगा। अब देखिए ब्लड आया, यहां से उठाया ग्लूकोज को और चला गया, एडी से लेके चोटी तक पहुंचा दिया। लेकिन जब वापस ब्लड आ रहा था, वापस ब्लड कहां आ रहा था, मैं चर्चा कर चुका हूं कि ब्लड वापस आएगा हार्ट में, क्योंकि हार्ट ने उसको पंप किया था। जब वापस ब्लड आएगा हार्ट की ओर, दोस्तों कोशिका बोली कि कहां जा रहा है, CO2 तो लेता जा, क्योंकि कोशिकाओं में एक तो ग्लूकोज प्लस जब O2 ले गया था, वो हार्ट आप लोगों को पढ़ चुके हो, ऑक्सीजन गैस जब ले गया था तो ग्लूकोज भी लेके गया था, ऑक्सीजन गैस भी लेके गया था। तो ग्लूकोज प्लस O2 जब ये दोनों मिल जाते हैं तो कह सकते हैं कि ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ये ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, दहन हो रहा है। तो प्यारे बच्चों तो ग्लूकोज से जब ऊर्जा प्राप्त होती है तो ऊर्जा प्राप्त होने के बाद में ये O2 जो है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ पर इन कोशिकाओं में, सभी कोशिकाओं में CO2 बन जाती है, और इस बनी CO2 को ब्लड वापस लेके आता है हार्ट में। हार्ट से सीधा पंप होता है वो लंग्स में, और लंग्स के बाद में इस प्रकार से बाहर छोड़ दिया जाता है। अब यहां से कितने काम निकले? यहां से निकले 2 काम। एक तो O2 को पहुंचाना, कहां पहुंचाना, O2 गैस को फेफड़ों से लेके बॉडी की कोशिकाओं तक पहुंचाना। दूसरा काम क्या है, ग्लूकोज को कहां तक पहुंचाना, कोशिकाओं तक पहुंचाना। ये काम हो गए। तो अपन पॉइंट लिखेंगे, कार्य में पहला पॉइंट होगा कि O2 गैस व CO2 गैस व ग्लूकोज, सूत्र क्या है, C6H12O6 का परिवहन। तो प्यारे बच्चों ग्लूकोज का, O2 का, CO2 का, तीनों का परिवहन करता है, आपको ये ध्यान में रखना है। साथ ही साथ हम लोग अब आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारी बॉडी में जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो कि हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं, उस दिशा में क्या काम होता है। देखो दोस्तों हमारी बॉडी में थायराइड ग्रंथि, पीनियल, पीयूष आदि ग्रंथि पाई जाती हैं जो कि हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। और दोस्तों हार्मोन्स को हमारी बॉडी में घुमाने फिराने का, अर्थात ले जाने का, गमन कराने का, अर्थात ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। एक बात ध्यान रखना, अगर हमारी बॉडी में कोई चीज पहुंचाई जा रही है तो वो केवल काम करता है हमारा ब्लड। तो आप ध्यान रखोगे। दूसरा काम क्या है, हार्मोन्स, हार्मोन्स का परिवहन भी हमारा ब्लड भी करता है। ये 2 कार्य यहां पे इसके हो चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए तीसरा कार्य दोस्तों। अब बताइए हमारी जो कोशिका हैं ग्लूकोज से का दहन किया, ऊर्जा प्राप्त की। जिस प्रकार से हमारे किचन में खाना बनता है, बेशक हमारी किचन खूब साफ रहती है, लेकिन जब खाना बनता है तो खाना बनने के बाद में कुछ कचरा भी प्राप्त होता है, और हम लोग उस कचरे को बाहर फेंक के आते हैं डस्टबिन में डाल के। ठीक वैसे ही हमारी कोशिकाएं भी जब मतलब कि ऊर्जा प्राप्त करती हैं तो ऊर्जा प्राप्त करने के बाद में कुछ कचरा शेष बचता है, उस कचरे को भी बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि हमारे किसी काम का वो नहीं है। तो दोस्तों जब कोशिका के पास CO2 से वापस लेके गया था वो, ठीक उसी समय वो कचरे को, अर्थात उनको बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ, तो अपशिष्ट पदार्थों को भी हमारा जो ब्लड होता है वो कोशिकाओं से लेकर आता है। जब लेके आएगा तो कहां जाएगा, हमारी किडनी काम करती है ब्लड को छानने का। यहाँ किडनी होती है, 2 किडनी, राइट और लेफ्ट। तो ब्लड गया, उसमें जो पदार्थ किसी काम के नहीं थे, अर्थात कचरा था, अर्थात अपशिष्ट पदार्थ थे, उन पदार्थों को लेकर किडनी के पास गया, क्योंकि किडनी तो एक प्रकार से फिल्टर होता है। तो ब्लड उनमें से, किडनी में से निकलेगा, और जब निकलेगा नेफ्रॉन करते हैं काम, अपन किडनी पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। तो किडनी से गुजरा, तो गुजरने के बाद में वो ब्लड छन जाता है, और छनने के बाद में जो कचरा होता है वो किडनी में शेष रह जाता है, और वहां से ब्लड शुद्ध होकर अपनी बॉडी में वापस चला आता है। तो दोस्तों वो जो कचरा बचा, उस कचरे में पानी मिलके, अर्थात मूत्र के साथ में वो बाहर निकाल दिया जाता है। अब आप बताइए कि अपशिष्ट पदार्थों को, अर्थात कचरे को कहां से कहां पहुंचाया,
हमारी बॉडी की कोशिकाओं से पहुंचाया किडनी की तरफ या किडनी के पास, क्योंकि किडनी काम करता है फिल्टर करने का, इसलिए मूत्र के माध्यम से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अगला काम क्या होगा? अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन, इसका काम हो गया। और काम देखिए, इसका एक काम हो रहा है, शरीर के तापमान का नियंत्रण, यानी हमारी बॉडी को गर्म होने नहीं देता है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझा सकता हूं, और एग्जांपल ये है, मान लीजिए कि बहुत भयंकर धूप पड़ रही है और ये एक पानी का पाइप है, बिल्कुल खाली है, एक पाइप ये है, इसमें से पानी चल रहा है इस प्रकार से, बाहर धूप में दो पाइप रखे, आप बताइए ज्यादा गर्म कौन सा होगा? आप कहोगे कि सर जो पाइप खाली पड़ा है वो ज्यादा गर्म होगा, और जिस पाइप में से पानी निकल रहा है, आ रहा है और निकल रहा है, आ रहा है निकल रहा है, वो थोड़ा सा ठंडा होगा। इसका मतलब क्या है? इसमें से पानी जो है वो इसका तापमान आता है, इसकी जो हीट है उसको सोख लेता है। तो ठीक वैसे हमारी बॉडी में पाइप होते हैं, उन पाइपों में अर्थात रक्त की नलिकाओं में से ब्लड गुजरता रहता है, जिसके कारण हमारी बॉडी का तापमान मेंटेन रहता है, नियंत्रित रहता है। आप इन 4 कार्यों को नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड की मात्रा कितनी होती है। प्यारे बच्चों, 5 से लेके 6 लीटर तक रक्त हमारी बॉडी में पाया जाता है। अगर मैं पूछूं कि हमारी शरीर के वजन का कितना % ब्लड होता है, तो दोस्तों मानव की जो सामान्य जो भार होता है ना, वो होता है 70 किलो के आसपास या 70 केजी। अगर मैं 70 केजी का अगर मैं बॉडी वेट का अगर मैं निकालूं 5-6 लीटर का, तो वो निकलेगा लगभग 7 से 8%। तो आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। किस प्रकार से? पहला पॉइंट है कि मानव शरीर में 5 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है। अगर बात करता है वो बॉडी के वेट के परसेंटेज का, उसके बाद पढ़ेंगे मानव शरीर के वजन का कितना %? 7 से 8% रक्त पाया जाता है। एक बार क्या क्या पेपर में पूछ लिया ये वाला क्वेश्चन, कितना ब्लड पाया जाता है, सेकंड टाइम पूछ लिया ये वाला, बच्चे पढ़ गए थे इसको, 7 से 8% पढ़ाया नहीं, आगे क्वेश्चन देखा नहीं, मानव बॉडी का वेट है, तो बॉडी वेट की बात करता है तो 7 से 8% होगा, अगर सीधे बात करता है तो 5 से 6 लीटर होगा, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि रक्त का पीएच कितना होता है। पीएच, इसका पीएच होता है 7.4। दोस्तों हमारा ब्लड खट्टा नहीं होता, ना पानी जैसा उदासीन होता है, ये होता है क्षारीय, वो भी कैसा? हल्का क्षारीय। अब बात करते हैं कि पीएच क्या है, यही थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों पीएच होता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, या कह सकते हो पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब समझिए, एक स्केल होता है जिसपे 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं, और ये बीच में होता है 7, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13 और ये 14, ये हो गया एक स्केल। तो आप क्या समझे? आप ये समझे कि पीएच स्केल जो होता है उस पे 0 से लेके 14 तक नंबर होते हैं। अब ध्यान वाली बात यह है दोस्तों, ये जो 7 होता है इसको बोलते हैं उदासीन, अर्थात न्यूट्रल। उदासीन वो होता है जो ना तो होता है खट्टा ना होता है कड़वा। एक बात ध्यान रखना, अम्ल जो होते हैं, एसिड जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षार जो होते हैं वो स्वाद में होते हैं कड़वे। अर्थात साबुन जो है वो क्षारीय होता है तो कड़वा होता है, नींबू जो है वो अम्लीय होता है अर्थात खट्टा होता है। इसका विशेष ध्यान रखना है। आप एक बात और ध्यान रखना कि जो नंबर 7 है, 7 नंबर जिसका पीएच होगा वो हमेशा कैसा होगा? उदासीन, ना तो वो खट्टा होगा ना ही वो कड़वा होगा।
अब देख लीजिए, अगर आप 7 से इधर आओगे, 7 से इधर आओगे 0 की तरफ, तो पदार्थ की प्रकृति बढ़ेगी, कौन सी? अम्लीय बढ़ेगी। अगर आप जाओगे 7 से ऊपर जाओगे 14 की तरफ, इधर पाए जाते हैं क्षारीय पदार्थ। अब ध्यान रखोगे कि 7 से कम जिनकी पीएच होती है वो अम्लीय होते हैं, और जिनकी पीएच 7 से ज्यादा होती है वो क्षारीय होते हैं। अब ध्यान वाली बात यह है, अगर आपसे पूछ ले कि एक पदार्थ की पीएच 1.5, एक की पीएच 4.5, एक की पीएच 0.9, तो बताइए कौन सा पदार्थ ज्यादा अम्लीय होगा? आप यहां पे ये मत सोचना कि 4.5 है तो ज्यादा अम्लीय होगा। आपको पढ़ना यह है कि जैसे ही आप 7 से नीचे आओगे ये कम अम्लीय, और जाओ नीचे ज्यादा अम्लीय है, और ज्यादा अम्लीय है, और ज्यादा और ज्यादा। तो इस प्रकार से 7 से लेके 0 की तरफ चलते हैं तो अम्लीयता इसकी बढ़ती जाती है। ठीक है, वैसे ही 7 से ऊपर जाओगे तो ये क्या होगा? कम क्षारीय है, ज्यादा क्षारीय है, और ज्यादा बेसिक, और ज्यादा बेसिक। तो 7 से ऊपर जाओगे तो क्षारीयता बढ़ेगी, 7 से नीचे आओगे तो आपकी अम्लीयता बढ़ेगी। अब देख लीजिए, जो मैंने प्लस के जो निशान बनाए हैं वो जहां पे छोटा प्लस है वो कम है, जहां पे बड़ा है वो ज्यादा है। ठीक है, वैसे ही अब आप इस डायग्राम को देख के बताइए कि इनमें से ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा? आप कहोगे सर 0.9 होगा। अगर मैं बोलूं इन दोनों में से ज्यादा अम्लीय कौन सा है तो 1.5 है। ये देख लीजिए, 1.5 यहां आएगा और आपका 4.5 यहां पे आएगा। जो 7 के पास होता है, जो उदासीन के पास जो होगा वो कम अम्लीय होगा और कम क्षारीय होगा। आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्षारीयता की। तो एक पीएच है 14, एक पीएच 7 है, एक पीएच 7.4 है। आप बताइए ज्यादा क्षारीय कौन सा है? दोस्तों जो 7 से दूर रहेगा वो ज्यादा क्षारीय है। देख लीजिए, छोटा प्लस, बड़ा बड़ा बड़ा, इस प्रकार से आपको समझना है। तो 14 दूर है, ये ज्यादा क्षारीय है। 7 और 7.4 में से 7 तो खुद उदासीन है, 7 उदासीन होगा बिल्कुल। मैंने क्वेश्चन पूछा इनमें से कौन सा कम क्षारीय है? दोस्तों 7 तो क्या है? उदासीन है, ना वो अम्लीय है ना ही वो क्षारीय है, अर्थात स्वादहीन होता है, उसे बोलते हैं उदासीन। लेकिन दोस्तों 7.4 और 14 इन दोनों में से आपका कम क्षारीय कौन सा होगा? 7.4 होगा। मैं आपसे पूछ लूं कि एक 7.1 है, एक 7.4 है, एक 7.2 है, एक 7.3 है, इन 4 की बात कर लेता हूं तो इन चारों में से कम क्षारीय आपका 7.1 होगा और ज्यादा आपका 7.4 होगा तुलनात्मक रूप से। तो आपको इनका ध्यान रखना है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि ब्लड का पीएच कितना होता है? तो आप कहोगे 7.4 होता है। फिर पूछ लेता है ब्लड का स्वाद कैसा होता है या प्रकृति कैसी होती है? तो 7.4 है, अर्थात 7 के बाद आ रहा है और 14 से पहले आ रहा है तो क्षारीय है, और बिल्कुल 7 के बिल्कुल पास है तो क्या होगा? वो हल्का क्षारीय होगा। यहां से क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। आपको ध्यान रखना है ये। तो यहां से आपके 2-3 क्वेश्चन बनके तैयार होते हैं। तो अब बात करते हैं कि ब्लड का निर्माण हमारी बॉडी में कहां होता है। दोस्तों आपने अगर क्रिश मूवी देखी हो तो उसमें बार बार एक शब्द आता है बोन मेरो, बोन मेरो, बोन मेरो। तो दोस्तों वही वो बोन मेरो है जहां पर ब्लड का निर्माण होता है। हम इसको हिंदी भाषा में अस्थि मज्जा भी कहते हैं। अगला पॉइंट होगा कि रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो में होता है। दोस्तों अस्थि मतलब होता है हड्डी, अस्थि मतलब हड्डी, बोन मीन्स भी हड्डी होता है। और जो हड्डियों के अंदर कुछ चपटी चपटी हड्डियां होती हैं, उनके अंदर आपका है जो बोन मेरो पाया जाता है, तो उन हड्डियों के अंदर ही होता है ब्लड का निर्माण। पर आपसे पूछ सकता है कि ब्लड फैक्ट्री किसे कहते हैं? दोस्तों फैक्ट्री उसे कहते हैं जहां पर कोई वस्तु बनती है, जहां पर कुछ पदार्थ बनते हैं। पदार्थ बनने वाले जगह कारखाना अर्थात फैक्ट्री कहलाती है। तो सेम वही कि ब्लड कहां बन रहा है? अस्थि मज्जा में, इसलिए अस्थि मज्जा को क्या कह देते हैं? ब्लड फैक्ट्री। तो आप ध्यान रखोगे कि अस्थि मज्जा ब्लड फैक्ट्री, या कह सकते हैं रक्त का कारखाना कहलाता है। ये क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं, ये पेपर में सीधे पूछता है। दोस्तों फिर आपसे पूछता है कि रक्त नष्ट कहां होता है? आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों रक्त का निर्माण भी होता है और रक्त नष्ट भी होता है। तो हमारी बॉडी में रक्त बनता भी है और नष्ट भी होता है। और बनता कहाँ पे है? बोन मैरो में। और नष्ट कहाँ होता है उसकी चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट, रक्त प्लीहा, प्लीहा को तिल्ली और स्प्लीन भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि रक्त कहाँ नष्ट होता है? प्लीहा में या तिल्ली में या स्प्लीन में। तो ये दोनों हिंदी के नाम है। स्प्लीन आपको सिर्फ सिंगल नाम होता है इंग्लिश में, स्प्लीन ध्यान रखोगे आप, ठीक रहेगा। अब बात करते हैं कि जो नवजात शिशु होता है या जो बच्चा पेट में होता है, मां के पेट में, मां के पेट में जो बच्चा होता है, भ्रूण जो होता है, उस भ्रूण में ब्लड कहां बनता है उस पर नजर डालते हैं। भ्रूण, भ्रूण में रक्त का निर्माण यकृत एवं प्लीहा में होता है। अब इसका लॉजिक समझिए दोस्तों। जो मानव बॉडी होती है उसमें लीवर भी है अर्थात यकृत भी है, उसमें प्लीहा भी है, स्प्लीन भी है, उसमें अस्थि मज्जा भी है अर्थात बोन मैरो भी है। स्प्लीन इधर साइड में अंदर पाया जाता है, इधर साइड में, हाँ स्प्लीन, इसे प्लीहा बोलते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, हम है एकदम स्वस्थ हैं और बड़े हो चुके हैं। हम जब स्वस्थ हैं, बड़े हो चुके हैं, तो हमारी बॉडी में एक स्पेशल अंग पाया जाता है ब्लड के निर्माण के लिए, उसका नाम है अस्थि मज्जा। लेकिन दोस्तों जब बच्चा पेट में होता है, जब भ्रूण होता है, तो अस्थि मज्जा जो कि ब्लड फैक्ट्री है वो क्या करता है? वो विकसित नहीं हो पाता है, अपने आप में विकास कर रहा होता है। तो उस कंडीशन में प्लीहा और अस्थि मज्जा दोनों बोलते हैं, सॉरी प्लीहा और यकृत दोनों बोलते हैं अस्थि मज्जा को कि भाई तू विकास कर ले, डेवलप हो जा। जैसे तू विकास कर लेगा, डेवलप हो जाएगा, उसके बाद तो तेरा काम चालू करना, हम जब तक तेरा काम चालू रखते हैं जिससे कि तुझे दिक्कत नहीं आए। तो उस कंडीशन में अल्टरनेट ये दोनों मदद करते हैं, किसकी? अस्थि मज्जा की। तो अब ध्यान रखोगे कि जब भ्रूण जो होता है तो भ्रूण में ब्लड बनता है यकृत में या फिर प्लीहा में, ना कि अस्थि मज्जा में। लेकिन जो यंग लड़का होता है या कह सकते हैं जो वयस्क होता है, उसमें ब्लड कहां बनेगा? अस्थि मज्जा में बनेगा, ना कि यकृत और प्लीहा में। आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन पूछता है कि दुर्घटना के समय हमारी बॉडी में रक्त की आपूर्ति करने वाला मुख्य अंग कौन सा है, उसका विशेष ध्यान रखो दोस्तों। जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसकी बॉडी से ब्लड निकलना चालू हो जाता है और अस्थि मज्जा पर बहुत लोड पड़ जाता है। तो उस कंडीशन में प्लीहा मदद करता है अस्थि मज्जा की, इसलिए प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं। आओ इसको समझते हैं थोड़ा सा ठीक से। देखो दोस्तों, पॉइंट है कि दुर्घटना के समय हमारे शरीर में प्लीहा मुख्य रूप से रक्त की आपूर्ति करता है। अब ध्यान दीजिए, देखो दोस्तों, ये मान लो अपना प्लीहा है। देखो आरबीसी जो ब्लड में पाई जाने वाली जो कोशिका आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएं, उनकी उम्र होती है लगभग 120 दिन। तो जैसे ही उनकी उम्र 120 दिन होने को होती है, तो कुछ दिन पहले ही वो जो आरबीसी होती है, जहां ब्लड नष्ट होता है, अर्थात ब्लड नष्ट हो रहा है, तो आरबीसी भी तो ब्लड में है, वो भी नष्ट होंगी। तो रक्त को पहुंचा दिया जाता है प्लीहा में, अर्थात आरबीसी कहां पहुंच जाती है? प्लीहा में नष्ट होने के लिए। और 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन वो वहां रहती है प्लीहा में, फिर प्लीहा उनको नष्ट कर देता है आरबीसी को अर्थात ब्लड को। अब ध्यान दीजिए, मान लो दुर्घटना में इसका टूट गया हाथ से हाथ, ब्लड निकल रहा है उसका बेचारे का, तो लोड कहां पड़ा? अस्थि मज्जा पर लोड पड़ा। तो अस्थि मज्जा क्या करेगा? ब्लड का निर्माण करता रहेगा और तेज कर देगा, लेकिन ब्लड तो बहुत बच चुका है। तो उस टाइम प्लीहा बोलता है अस्थि मज्जा से कि आप परेशान ना हो,
आपने जो मुझे ब्लड भेजा है नष्ट करने के लिए, अर्थात आरबीसी भेजी है नष्ट करने के लिए, वो मैं नष्ट करने वाला हूं, लेकिन अभी 2-3 दिन काम चल जाएगा, मैं उनको आपको वापस भेज देता हूं, आप उनका इस्तेमाल कर लीजिए। बिकॉज ब्लड का काम क्या है? O2 CO2 का परिवहन है। तो जब ब्लड होगा नहीं तो O2 का परिवहन हो नहीं पाएगा, जब O2 का परिवहन हो नहीं पाएगा तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण भी नहीं हो पाएगा, और जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा तो ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाएगी, और जब ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी तो कोशिकाएं हमारी मृत हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, प्लीहा जो क्या करेगा, प्लीहा जो आरबीसी या ब्लड आ चुका है, नष्ट होने के लिए, नष्ट होने वाला है, उसको होल्ड कर देता है और वापस बॉडी को सप्लाई कर देता है, जिससे काम चल जाए। तो ध्यान रखना है आपको कि दुर्घटना के समय प्लीहा हमारा मुख्य रूप अदा करता है, किसके लिए? रक्त की आपूर्ति के लिए करता है, इसको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इस प्लीहा को ब्लड बैंक भी कह देते हैं। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं। अब देखो बच्चों, एक तो हो गया ब्लड बैंक और एक हो गया ब्लड फैक्ट्री। तो ब्लड फैक्ट्री तो बोन मैरो है और ब्लड बैंक आपका प्लीहा हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों अब चलते हैं हम लोग रक्त स्कंदन की तरफ। कि रक्त स्कंदन अर्थात ब्लड कोगुलेशन क्या होता है। दोस्तों हमारी बॉडी में अगर कहीं भी कोई चोट लग जाती है तो चोट लगने के 2 या से 3 मिनट तक ब्लड बहता है, और उसके बाद में वहां पर एक हमारा ब्लड का थक्का जम जाता है, क्लोट बन जाता है, हम कहते हैं हमारा खून जम जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे रक्त स्कंदन के अंतर्गत। देख लीजिए रक्त स्कंदन। दोस्तों क्या परिभाषा है? चोट लगने पर रक्त का थक्का बनने की क्रिया रक्त स्कंदन कहलाती है। जी, अगर चोट लगी, थक्का बन गया तो उसको कहेंगे रक्त स्कंदन। अब ध्यान दीजिए, एक और शब्द है, उसका नाम है रक्त स्कंदक। इसका नाम था ब्लड कोगुलेशन। इसका नाम है ब्लड कोगुलेंट, रक्त स्कंदक। अब ध्यान दीजिए कि चोट लगने पर अगर रक्त का थक्का बनता है तो वो क्रिया जो है उसे कहेंगे रक्त स्कंदन। और दोस्तों जो थक्का बनाने वाले पदार्थ होते हैं उनको कहते हैं रक्त स्कंदक। ये क्या परिभाषा बनेगी कि रक्त का थक्का बनाने वाले पदार्थ रक्त स्कंदक कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो दोस्तों, चोट लगी, ठीक है, ब्लड बहा, 2-3 मिनट में वो बहना बंद हो जाता है। वहां पर जो थक्का बना उसमें कौन कौन से हैं कारक जो रोल अदा करते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों, ब्लड प्लेटलेट्स, ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहां से। ब्लड प्लेटलेट्स, आपका विटामिन के, प्रोटीन है कौन सी, थ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन, इसके साथ साथ तो लिख देना फाइब्रिनोजन, ये भी है फाइब्रिनोजन। दोस्तों एक है आपका कैल्शियम आयन, कैल्शियम +2 होता है ये कैल्शियम आयन, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा, ब्लड प्लेटलेट, विटामिन के, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन और कैल्शियम आयन। ये जो है आपके पदार्थ
वो क्या करते हैं, जैसे ब्लड बाहर निकलता है, चोट लगती है तो वहां जाएंगे और वहां पर उस ब्लड को जमा देंगे, और जमाने के बाद में जो है वो ब्लड हमारा बहना बंद हो जाएगा और हमारी बॉडी से ब्लड की क्षति या ब्लड की हानि कम होती रहेगी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों। अभी जो मैंने आपको रक्त स्कंदक बताए थे, जो कि ब्लड प्लेटलेट्स और कैल्शियम आयन, विटामिन के, फाइब्रिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, थ्रोम्बिन प्रोटीन, ये सभी प्राकृतिक रूप से हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं प्राकृतिक रक्त स्कंदक। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राकृतिक रक्त स्कंदक कौन सा है, तो ये सभी हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। हम इनका निर्माण बाहर लैब में नहीं करते, इसलिए कृत्रिम नहीं है, केवल प्राकृतिक है। अब बात करते हैं प्रति रक्त स्कंदन की। अभी मैंने चर्चा की थी आपसे रक्त स्कंदन, अब बात आती है प्रति रक्त स्कंदन। दोस्तों इसकी परिभाषा क्या होगी, सिंपल है, बस जो परिभाषा रक्त स्कंदन की थी उसका उल्टा कर दो। रक्त स्कंदन में मैंने आपको बताया था कि ब्लड का जमना अर्थात ब्लड का थक्का बनना ही आपका रक्त स्कंदन है। इसका उल्टा हो जाएगा कि जो क्रिया जिसमें ब्लड का थक्का नहीं बनता है, उल्टा प्रति जो लगता है ना उसे बोलते हैं, उल्टा बोल देते हैं, उसको अपोजिट बोल देते हैं। जैसे कि इंग्लिश नाम है इसका एंटी ब्लड कोगुलेशन, इसका नाम हो गया। जहां भी आपको एंटी लग जाए समझ जाना बात हो रही है अपोजिट की। देखो रक्त स्कंदन, थक्का जमना, प्रति लगा दिया, एंटी लगा दिया तो उल्टा हो जाएगा, ये थक्का नहीं बनने देना। एग्जांपल सुन लीजिए, जब हमें चोट लगती है बाहर थक्का जमा, अगर ऐसा बाय चांस गलती से कोई थक्का हमारी रक्त की नलिकाओं में चला जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारी नसें जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी, हमारी शिराएं वेंस ब्लॉक हो जाएंगी और हम भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारी रक्त की नलिकाओं में एक ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो उस रक्त को जमने से अर्थात ब्लड का थक्का बनने से रोकता है। अगर बाई चांस थक्का छोटा मोटा चला भी जाए तो उसको घोल देता है ब्लड में, जिससे हमारी वेंस ब्लॉक नहीं होती हैं। अब आप बताइए अगर ऐसा पदार्थ जो थक्का को घोल रहा है, थक्का बनने नहीं दे रहा है, उसे क्या बोलेंगे, उसे रक्त स्कंदक तो बोलेंगे नहीं, उसको क्या बोलेंगे, प्रतिरक्त स्कंदक बोलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है दूसरा नाम प्रतिरक्त स्कंदन से क्या बनेगा, प्रति रक्त स्कंदक। वही परिभाषा क्या है, दोनों की परिभाषा लगभग सेम है, उल्टा कर दो पहले वाली का। यदि रक्त का थक्का बनने से रोका जाए तो वह क्रिया क्या कहलाएगी, प्रति रक्त स्कंदन कहलाएगी। स्कंदन धन ये क्रिया है जो स्कंदन कहलाती है। क्या परिभाषा होगी कि वे पदार्थ जो प्रतिरक्त स्कंदन क्रिया दर्शाते हैं या संपन्न करते हैं उनको बोलते हैं। एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताने वाला था कि रक्त की नलिकाओं में एक पदार्थ पाया जाता है, उसकी चर्चा मैं करने वाला हूं। देखो वे पदार्थ जो रक्त को जमने या बोल सकते हो थक्का, इसे बोलते क्लॉट, बनने से रोकते हैं, उन्हें प्रति रक्त स्कंदक कहते हैं। तो आप ध्यान रखोगे, स्कंदन तो प्रोसेस होती है और स्कंदक आपके पदार्थ होते हैं जो ये दर्शाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, हमारे रक्त की नलिकाओं में हिपेरिन नाम का एक प्रोटीन है, ये भी ध्यान रखना। ये पेपर में पूछा है, सुनो कैसे पूछा है, बहुत बाल के खाल निकालता है पूछने वाला। एक बार पूछा है कि हमारी रक्त की नलिकाओं में ब्लड को जमने अर्थात रक्त का थक्का बनने से रोकने के लिए कौन सा पदार्थ पाया जाता है। आंसर आता है आपका हिपेरिन। फिर पूछा कि हिपेरिन क्या है, ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट, विटामिन, ऐसे बोल दिया, अब फंस गए ना। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है हिपेरिन क्या है, प्रोटीन होती है।
और प्रोटीन क्या होती है हम चर्चा करेंगे जब पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, पोषण पढ़ेंगे, वहां चर्चा करेंगे प्रोटीन वास्तव में होती क्या है। तो बच्चों ध्यान रखोगे, हिपेरिन प्रोटीन है जो कहां पाई जाती है, ये पाई जाएगी रक्त की नलिकाओं में, रक्त की नलिकाओं में पाई जाती है। ये ध्यान रखोगे। काम क्या है, रक्त की नलिकाओं में रक्त का थक्का बनने से रोकना। आप ये भी साथ साथ लिख सकते हो कि रक्त की नलिकाओं में रक्त का थक्का बनने से रोकती है। जी अब और चलते हैं, एग्जाम्पल दूसरा। एक आपकी कौन सी प्रोटीन, हिपेरिन। एक और सुन लो, एक और है, उसका नाम होता है हिरोडिन। बहुत इंपॉर्टेंट है हिरोडिन। इससे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए, इस पे आ जाता है, फिर वो बेचारा आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक पूछेगा क्वेश्चन, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो जी, हिरोडिन कहां पाया जाता है दोस्तों, जोंक, लिखी जोंक, लीच बोलते हैं, लीच पानी में पाई जाती है, चिकनी चिकनी होती है, और जो पानी में जानवर जाता है, गाय भैंस, उसकी चिपक जाती है और चिपक के खून चूसती रहती है, जोंक बोलते हैं उसको। तो खून चूसने वाले जानवर, जीव होता है छोटा सा जानवर, तो क्या होता है, बिल्कुल लचीला होता है, बहुत ज्यादा, ऊपर से चिकना, उस पर बिल्कुल ऐसे की श्लेष्मा टाइप की झिल्ली होती है, उसे बोलते हैं जोंक, लीच। गांव में जो लोग हैं वो जानते होंगे। दोस्तों जोंक क्या करती है, जो कोई गाय भैंस पानी में गई, उसकी चिपक जाएगी उसकी स्किन के, और काटेगी और खून चूसती रहेगी। अब आप मुझे बताओ, जोंक चिपकी, लगातार 2 4 5 घंटे खून चूस रही है, अरे भाई उस जानवर की रक्त की नलिकाओं में हिपेरिन है, और उस जानवर की रक्त में आपके कौन कौन से जो रक्त स्कंदक थे, कौन कौन से, प्लेटलेट, विटामिन के, कैल्शियम आयन, ये जो थे वो ब्लड का थक्का बनाने में सहायक हैं। जैसे जानवर को जोंक ने काटा तो 2 से 3 मिनट में जानवर के रक्त स्कंदक के कारण उस पर ब्लड का थक्का बन जाना चाहिए था, लेकिन जोंक क्या करती है, जोंक उस थक्के को बनने नहीं देती है। अगर थक्का बन गया तो जोंक को दिक्कत होगी, बार बार उसे काटना पड़ेगा, 2 मिनट चूसा फिर काटना, 2 मिनट चूसा फिर काटना। लेकिन भगवान ने उसको दिया है कि जा जोंक जा, तू हिपेरिन जैसा कुछ लेके जा मेरे से, जिससे कभी तू किसी को काटे तो वहां डाल देना उस पदार्थ को, जहां तू उसको डाल देगी वहां पर चाहे कितने रक्त स्कंदक आ जाए, उन सब का प्रभाव खत्म हो जाएगा और तू आराम से खून चूसती रहेगी। तो दोस्तों जोंक की लार में हिरोडिन नाम की एक प्रोटीन, ये भी प्रोटीन है, हिरोडिन नाम की एक प्रोटीन पाई जाती है। क्या करती है, जो जानवर की त्वचा होती है उस पर कट लगाया और डाल दिया। अब डालने के बाद क्या होगा, जैसे डाला वहां पर रक्त स्कंदक जो थे उस भैंस की खून में, उनका प्रभाव खत्म, अब वहां ब्लड का थक्का बनेगा नहीं और जोंक लगातार खून चूसती ही रहेगी। तो ध्यान रखोगे, ये भी आपका क्या है, प्रति रक्त स्कंदक है जो थक्का बनने से रोकता है। कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है जोंक की लार में। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं प्यारे बच्चों। ऐसा भी होता है जब हम ब्लड देते हैं अर्थात डोनेट करते हैं ब्लड बैंक में, तो ब्लड बैंक में जो ब्लड होता है, जो पॉलिथीन एक पात्र होता है अलग से उसका ब्लड रखने का, उसमें जो ब्लड रखा होता है, जैसे कि हम जनरली उसको सेव कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, ठीक है, तो उसमें भी तो बाय चांस 2 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद कोई ब्लड का क्लॉट बन सकता है, थक्का बन सकता है, जी हाँ बन सकता है। तो ब्लड बैंक में रखे जो ब्लड होता है उसमें रक्त का थक्का बनने से रोकना होता है, जिससे कि ब्लड हमारा खराब ना हो, क्योंकि थक्का बन गया तो ब्लड खराब हो जाएगा। तो दोस्तों ब्लड बैंक में रखे ब्लड को जमने से रोकने के लिए भी कुछ उसमें डाला जाता है, जैसे कि ब्लड ना जमे और ब्लड सही रहे। वो पदार्थ कौन कौन से हैं, ना तो हिपेरिन है ना वो हिरोडिन है। दोस्तों हिपेरिन पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, हिरोडिन पाया जाता है जोंक की लार में। ये दोनों ही भगवान ने दिए हैं अर्थात कुदरत ने दिए हैं, इसलिए कह सकते हैं कि ये नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं। तो रक्त स्कंदक जो बताए थे वो प्राकृतिक थे, और हिरोडिन और हिपेरिन दोनों ही प्राकृतिक हैं। आप इसको कहीं पे लिख लीजिए कि दोनों प्राकृतिक हैं। तो प्राकृतिक रक्त स्कंदक थे हिरोडिन और आपके हिपेरिन, और वो जो रक्त स्कंदक थे वो आपके प्राकृतिक रक्त स्कंदक थे। अब बात करते हैं ब्लड बैंक की। देखो ब्लड बैंक में क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं ब्लड बैंक में हम लोग ब्लड डोनेट कर देते हैं और वहां पे वो स्टोर रहता है।
दोस्तों ब्लड बैंक में सबसे पहला पॉइंट देख क्या होगा कि ब्लड बैंक में रखे ब्लड बैंक में रखे रक्त में थक्का बनने से रोकने के लिए क्या डालेंगे? आप बताइए, सोच के बताओ। रक्त स्कंदक डालोगे या प्रतिरक्त स्कंदक डालोगे? कोगुलेंट्स या एंटीकोगुलेंट्स? अरे रोकना है, थक्का बनने से रोकना है तो क्या करोगे? रोकना है तो प्रतिरक्त स्कंदक डालोगे। तो रोकने थक्का बनने से रोकने के लिए प्रतिरक्त स्कंदक डाला जाता है। अब कौन कौन सा है वो देख लीजिए। एक का नाम है काउमेरिन, एक का नाम है वारफेरिन, काउमेरिन, वारफेरिन। एक का नाम है ईडीटीए। ईडीटीए पूरा नाम सुन लो, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। तो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट ईडीटीए, ये इसका पूरा नाम है। एक बात ध्यान रखना, एक और होता है एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट। ट्राई भी होता है, लेकिन ट्राई में भी टी आएगा, टेट्रा में भी टी। तो ईडीटीए दो होते हैं। तो ट्राई और टेट्रा में ये कौन सा है? ये आपका टेट्रा वाला है। और टेट्रा मतलब होता है 4, अर्थात इसमें टेट्रा एसीटेट है, 4 एसीटेट है। और ट्राई वाले में क्या होगा? 3। ट्राई मींस 3, तो ट्राई एसीटेट में 3 होते हैं एसीटेट, जबकि इसमें 4 एसीटेट है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये टेट्रा एसीटेट है, ना कि ट्राई एसीटेट है। एक और है वो, उसका नाम है सोडियम ऑक्जेलेट। तो प्यारे बच्चों, ये वो पदार्थ हैं जो ब्लड बैंक में रखे ब्लड में डाले जाते हैं, जिससे कि ब्लड ना जम जाए। आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये ध्यान रखिए कि ब्लड बैंक का जो तापमान होता है, टेम्परेचर, वो कितना होता है जिसमें ब्लड होता है? वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस से 4.4 डिग्री सेल्सियस। इतना ध्यान रखना है। फिर पूछ लेता है कि कितने दिनों तक हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं? लगभग 42 दिनों तक हम ब्लड को सुरक्षित रख सकते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों, काउमेरिन, वारफेरिन, ईडीटीए, सोडियम ऑक्जेलेट, ये सभी हम लोग लैब में बनाते हैं और बना के ब्लड बैंक में रखे ब्लड में डालते हैं। अर्थात ये सभी हैं तो प्रतिरक्त स्कंदक, लेकिन हाथ के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए कह सकते हैं ये कृत्रिम प्रतिरक्त स्कंदक होते हैं, ना कि प्राकृतिक होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन ये है कि कृत्रिम रक्त स्कंदक कौन सा नहीं है? ऑप्शन सुन लीजिए। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ए हिपेरिन, बी काउमेरिन, सी वारफेरिन, डी ईडीटीए। जवाब दो, कृत्रिम प्रतिरक्त स्कंदक कौन सा नहीं है? अब देखिए, काउमेरिन आपका कैसा है? कृत्रिम है। ईडीटीए भी आपका कृत्रिम है, ये भी कृत्रिम है। ये है जो आपका कृत्रिम नहीं है। आंसर क्या आएगा आपका? आंसर इसका हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा। आपसे ऐसे पूछ ले कौन सा है कृत्रिम रक्त स्कंदक कौन सा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ऑप्शन में चेंज होंगे, क्योंकि ये आपका प्राकृतिक है। ये 3 आपके क्या होंगे? कृत्रिम होंगे। ऑप्शन ई में कर देता हूं, बी, सी व डी ऑप्शन।
उस कंडीशन में आपका आंसर क्या आएगा कि बी, कॉमरेन आपका कृत्रिम है, वारफेरिन आपका कृत्रिम है और ईडीटी भी आपका कृत्रिम प्रतिरक्त निस्कंदक होता है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बस आप लोग चीजों को समझिए, पढ़ते जाइए, चीजों को समझिए और क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। मैं आपके लिए कल की क्लास में या फिर परसों क्लास में 40, 50, 60 के आसपास क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट इसी टॉपिक से, मैं उस पर डिस्कशन करूंगा और आप लोग उन क्वेश्चंस के आंसर खुद सोचोगे, उसके बाद में उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं आगे दोस्तों। अब बात करते हैं कि हमारा रक्त लाल रंग का क्यों होता है। प्यारे बच्चों, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये हम सभी जानते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारे ब्लड में लाल रंग का वर्णक कौन सा है, हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। लेकिन आप आज कुछ और समझिए साथ साथ में। देखो, रक्त में पाई जाती है आरबीसी, ठीक है, और आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। एचबी हस्बैंड नहीं है, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है दोस्तों एक प्रोटीन है, उसका नाम क्या है, हीम प्रोटीन। हीम प्रोटीन, और हीम प्रोटीन में पाया जाता है लोहा, हम इसको कहते हैं आयरन, लोहा। प्यारे बच्चों ध्यान दो, लोहा जो होता है वो पाया जाता है प्रकृति में दो रूपों में। एक रूप उसका है Fe+2, एक रूप है उसका Fe+3। Fe+2 वाला कहलाता है फेरस और Fe+3 कहलाता है आपका फेरिक। आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि लोहा प्रकृति में दो रूपों के अंदर पाया जाता है, एक को कहते हैं फेरस तो दूसरा कहलाता है फेरिक। तो प्यारे दोस्तों, अब बताइए इन दो रूपों में से हमारे ब्लड में कौन सा रूप पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, वो पाया जाता है Fe+2, यानी कि क्या कहते हैं इसको कहते हैं फेरस कहते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, लोहा उपस्थित होने के कारण हमारा ब्लड होता है लाल रंग का। देखो, अगर लोहा है तुम्हारा ब्लड कैसा है, लाल है। अगर लोहा निकाल दे जाए तो ब्लड लाल नहीं रहेगा। और जिस मिट्टी में लाल रंग की मात्रा होती है थोड़ी बहुत, उस मिट्टी में पक्का लोहा पाया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, आपसे पूछे कि रक्त में पाए जाने वाला वर्णक का नाम क्या है, तो आप बोलोगे हीमोग्लोबिन, वर्णक पिगमेंट जो होता है। ठीक वैसे ही हरी पत्तियों में भी क्या होता है, एक वर्णक होता है क्लोरोफिल, उसमें पाया जाता है मैग्नीशियम और यहां पर पाया जाता है लोहा। तो मैग्नीशियम के कारण हमारी पत्तियां जो होती हैं हरी होती हैं, क्योंकि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। जबकि हमारा रक्त जो होता है वो लाल रंग का होता है, किसके कारण, आयरन के कारण। अब ध्यान देना, आयरन किसमें है, आयरन किसमें है, हीम प्रोटीन में। हीम प्रोटीन किसमें है, हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन किसमें है, आरबीसी में। और आरबीसी किसमें है, रक्त में। अब देखिए, आयरन लाल तो हमारा हीम प्रोटीन लाल, हीम प्रोटीन लाल तो हमारा हीमोग्लोबिन भी लाल, हमारा हीमोग्लोबिन लाल तो आरबीसी भी लाल, और आरबीसी लाल तो हमारा रक्त भी लाल। तो ये इसका है लॉजिक रक्त के लाल होने का। ऑप्शन आपको किस प्रकार दे दे, आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन दे दिया आपको और आप कंफ्यूज हो गए। ऑप्शन आपको हीमोग्लोबिन दे सकता है, हीम प्रोटीन दे सकता है, लोहा भी दे सकता है, Fe+2 भी दे सकता है। आपको सोचना है, समझना है और ऑप्शन आपको टिक करना है। गलत होना नहीं चाहिए, सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हमें से याद कर लो कि हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त लाल रंग का होता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि हीम प्रोटीन भी हो सकती है और लोहा भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं रक्त के निर्माण की। हमारी बॉडी में मैंने बताया भी आपको कि अस्थि मज्जा में होता है रक्त का निर्माण। अब मैं बात कर रहा हूं कि रक्त निर्माण की प्रोसेस जो होती है उसे क्या बोलते हैं, रक्त निर्माण की जो विधि होती है उसे क्या बोलते हैं। और एक है आपका रक्त का नष्ट होना की जो विधि होती है उसको क्या बोलते हैं। दोस्तों, निर्माण होना होता है आपका जेनेसिस, या फिर बोलते हैं इसको पाइसिस। तो ध्यान रखोगे, हिमेटो याद करो, मैंने आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट फर्स्ट में समझाया था कि हिमेट आता है किसके लिए, रक्त के लिए। तो दोस्तों, हिमेट आया ब्लड के लिए, तो हिमेटो पाइसिस ये जो शब्द है ये रक्त के निर्माण होने की विधि को बोलते हैं हिमेटोपाइसिस। और हम लोग इसको हिमेटोजेनेसिस भी कह सकते हैं, हिमेटोजेनेसिस। ध्यान रखोगे आप दोनों शब्द, हिमेटोपाइसिस और हिमेटोजेनेसिस। तो क्या समझे, हिमेटोपाइसिस वो प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत हमारे रक्त का निर्माण होता है। फिर आपसे पूछता है कि रक्त का नष्ट होना क्या कहलाता है। तो ध्यान रखोगे,
भाई रक्त है तो हिमेटो तो आएगा आएगा, इसे बोलेंगे हिमेटोलाइसिस। ये हो गया आपके रक्त के नष्ट होने की विधि, हिमेटोलाइसिस। तो ध्यान रखोगे हिमेटोजेनेसिस, हिमेटोपाइसिस और हिमेटोलाइसिस। इन क्वेश्चंस और आंसर्स को भी आप देख लीजिए, कई बार आपसे पेपर में पूछ लेता है। फिर बढ़ते अपन आगे। बच्चों बात करते हैं कि हाँ, स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों मेल में अलग होती है और फीमेल में अलग होती है। अब मैं बात करता हूं मात्रा की, तो मेल में थोड़ी सी ज्यादा होती है और फीमेल में थोड़ी सी कम होती है। आपको डेटा ध्यान रखना है। मेल में होती है 14 से लेके 16 मिलीग्राम प्रति 100 ml और फीमेल में होती है 12 से लेके 14 मिलीग्राम प्रति 100 ml। फिर आपसे पूछता है कि हीमोग्लोबिन को मापने के लिए जो यंत्र होता है उसका नाम क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखोगे हिमेटोसाइटोमीटर। हिमेटोसाइटोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन को माप लेते हैं। आपको पॉइंट लिखना है कि द्वारा हीमोग्लोबिन मापा जाता है। दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। दोस्तों अगर आपको वीडियो कंटेंट क्वालिटी अच्छी लगी हो तो चैनल को बिल्कुल फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।